मेरा दम घुटता है। हम लोग इतने निरंकुश हो चुके हैं आज के समय पे। इतने निरंकुश हो जाएंगे कि ये लोग थूकेंगे हम लोग पे। आधी रात में 12 बजे जीएसटी को लागू करना पूरे भारतवर्ष के मुंह पे एक जोरदार तमाचा था कि जो ट्रांजैक्शन हो उस पे आप एक फिक्स चार्ज लगाना चाह रहे हैं। अब सरकार ने जीएसटी पे छूट दिया। अरे 8 साल तो तुमने जीएसटी के नाम पे लूट लिया। आप उस बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हैं। मेरा यही कहना है कि पहले अपने आने वाले बच्चे के लिए उसका भविष्य सुरक्षित कर ले, तभी बच्चा पैदा करे। कि भाई इसको वोट नहीं देना है। बीजेपी को सत्ता में लाना है, बट डोंट इलेक्ट दिस स्काउंड्रल फॉर द नेक्स्ट टाइम। अपने न्यूआंसेस में ही फंसे हैं लोग यहाँ। बॉस की गाली सुनेंगे, ईएमआई पर घर लेंगे, ईएमआई पर गाड़ी लेंगे और उसको भरने में ही उनका पूरा जीवन व्यतीत हो जाए। लालू जी को नहीं देखते हो, 9 गो उसके पीछे आदमी खड़ा है ना, कि साल में कितनी बार तोड़ी जाती है और कितनी बार बनाई जाती है। स्थानीय आपका नेता, क्या आपने उसका चेहरा 5 वर्षों में कभी देखा? औरतों के हाथ में कुंजी दे दीजिए। क्या विकल्प हमारे पास है? मेरे एक के भौंकने से कुछ नहीं होने जाने को। पटना को एक प्रयोगशाला के रूप में हम स्थापित करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं वी द पीपल ऑफ पटना पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट पे जो शख्सियत जुड़े हैं वो बेहद ही ख़ास हैं। मैं यूँ कहूँ तो उनकी एक उंगली में जो शक्ति है वो सरकारें बना सकती है, बिगाड़ सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस भारतवर्ष के, इस बिहार के एक आम आदमी, एक टैक्स पेयर, एक मतदाता की, और वो हैं विशाल सिंह जी। एक आम आदमी होने के नाते वो बेहद ही ख़ास कार्य कर रहे हैं। ना सिर्फ वो बिहार की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बल्कि उसमें बदलाव लाने के लिए खुद ऑन ग्राउंड कार्य भी कर रहे हैं। तो आइए इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम ये जानते हैं कि क्या कुछ हमें उनसे सीखने को मिलेगा और क्या कुछ वो चीज़ें हैं जो हम एक बिहारवासी, एक पटनावासी गलत कर रहे हैं और उसको सही कैसे कर सकते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं विशाल सिंह जी का। नमस्कार सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। नमस्कार। नमस्कार सर, मैंने आपका पिछला पॉडकास्ट देखा, बेहद ही इंफॉर्मेटिव लगा मेरे को। बट जो हमारी ये आजकल जो रील वाली जनता है 9-16, बहुत ही शॉर्ट अटेंशन स्पैन है। तो मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा सर आप एक बार उनको रिकैप सा दे दें कि वी द पीपल ऑफ पटना आखिर है क्या, आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो क्या है। एक बार छोटा सा रिकैप दे दें उनको। बेसिकली जो समस्याएं हैं पूरे देश की, न सिर्फ बिहार की, न सिर्फ पटना की, मैं चाहता हूं कि उन समस्याओं से निजात पाने के लिए पटना को एक प्रयोगशाला के रूप में हम स्थापित करें। इसके लिए हमें अपने लोगों, पटना के निवासियों के साथ की ज़रूरत होगी। अगर सब लोग मिल के प्रयास करेंगे तभी कुछ पॉसिबल है। अगर जात पात में बटे रहेंगे, अपने अपने मोहल्ले का कंसर्न सिर्फ रखेंगे और बगल वाले मोहल्ले में आपको क्रॉस तो उसको भी करना होता है। तो अगर उस छोटी मानसिकता रखेंगे तो कभी भी बदलाव नहीं होगा। बदलाव के लिए एक साझा प्रयास की ज़रूरत है और यही कोशिश है कि लोग आगे आएं और पटना को विभिन्न आयामों के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में हम लोग स्थापित करके पूरे राष्ट्र को ये संदेश दें कि जो पटना में संभव है वो पूरे राष्ट्र में संभव है। बिल्कुल सर। प्रयोगशाला मतलब जैसे मान लीजिए कि कानून है हमारा इनकम टैक्स हम लोग सब टैक्स पेयर्स हैं। बिल्कुल। लेकिन उस टैक्स से हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े नेता रोज नए नए कपड़े पहनते हैं, बदलते हैं, हवाई जहाज़ में घूम रहे हैं, दाढ़ी ट्रिम करा रहे हैं और लोगों को प्रवचन दे रहे हैं। माई मनी इज़ नॉट मेंट फॉर दैट। मेरा पैसा उस चीज़ के लिए नहीं बना है। मेरा पैसा बना है इस देश के विकास के लिए, इस देश में समानता लाने के लिए, जो गरीब हैं उनके उत्थान के लिए। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो टैक्स रिफॉर्म हो पूरे भारतवर्ष में हो, लेकिन हो सकता है मैं जो कहूँ वो पूरी तरह से कारगर सिद्ध ना हो। तो हम लोग एक पायलट करके पटना में देखें। पायलट ये होगा कि पटना में जो टैक्स पेयर्स हैं अब ना जीएसटी रहे, ना हमारे पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रहे। आपको पता होगा कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में ही जो टैक्स हम लोग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो इतना बड़ा महकमा है, बिल्कुल। या जीएसटी का इतना बड़ा महकमा अब बन गया है,
तो इसको एडमिनिस्टर करने में ही 60% पैसा रेवेन्यू लॉस हो जाता है। ह्यूज मैन पावर को मेंटेन करने में, उनको उनकी गतिविधियों को संचालित करने में हमारा रेवेन्यू लॉस हो जाता है। तो सरकार के खाते में क्या जा रहा है? 40%। जी, हम कह रहे हैं कि अब एलिमिनेट दिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन टोटलिटी, eliminate this GST in totality. Let's have a different tax system. Let's have one country, one nation, one tax system, and that tax system should be banking transaction tax. बैंकिंग एज इन कि जो ट्रांजैक्शन हो उस पे आप एक फिक्स चार्ज लगाना चाहते हैं। 1%, 2% आप जो, अब तो यूपीआई का ज़माना है, खाते सबके पास है। जनधन योजना आने के बाद बिल्कुल ऐसा कोई भी भारत में ये ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है। जी, 2-4 मान लीजिए 1-2% लोग होंगे जो ये कह सकते हैं, या उन तक बैंक नहीं पहुंच पाई, या वो बैंक तक नहीं पहुंच पाए, तो ऐसे लोग होंगे। तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है कि उनको भी जोड़ दिया जाए बैंकों से, और ये बहुत बड़ा काम तो है नहीं। जी, तो जब इस तरह का हम प्रयास करेंगे तो स्वाभाविक ऑटोमेटिकली लोग जुड़ जाएंगे बैंक से, कि उनको लगेगा कि अब ये मैंडेटरी है, अब इसके बिना काम चलेगा नहीं, वो जुड़ जाएंगे। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स, मान लीजिए हम फल खरीद रहे हैं 100 रुपये का और यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, 1 रुपया 100 रुपये में 1% कितना हुआ? 1 रुपया, 101 रुपया पे कर रहे हैं, एंड दैट गोज टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। तो ये जो आईटी डिपार्टमेंट को पालने में या जीएसटी को पालने में हमको जो खर्च आ रहा है, वो खर्च भी बचेगा। बिल्कुल। और सहूलियत भी लोगों को कितनी हो जाएगी। मैं एज ए टैक्स पेयर पहले तो इनकम पर टैक्स देता हूँ जी, उसके बाद फिर जो बची हुई आमदनी जो आय है मेरी, वो मेरे लिए होनी चाहिए। जी हाँ, उस पर फिर मैं कुछ खरीदने जाता हूँ तो फिर जीएसटी देता हूँ। बिल्कुल। तो हर जगह हर मोड़ पे हम टैक्स क्यों भरें? जी हाँ, और उस खर्च के बाद भी जो बच रहा है उस पर आप फिर इन्वेस्टमेंट पे भी हमें टैक्स देना है। इन्वेस्टमेंट पे भी टैक्स देना है। नॉट ओनली दैट, आप सड़कों पे चल रहे हैं, रोड टैक्स दे रहे हैं। जी हाँ। आप कहीं से क्रॉस कर रहे हैं, किसी हाईवे से जा रहे हैं, आपको टोल टैक्स देना है। इतने सारे टैक्स का ये जो मकड़ जाल बना के रखा हुआ हम लोगों ने, व्हाट पर्पस डज इट सर्व? पर्पस तो हमें तो ऑन ग्राउंड गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए। अगर लेट अस सपोज कि पटना में हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, या सरकार चाहे तो 2-3 और महानगरों में, 2-3 और कैपिटल सिटीज़ में ये एक्सपेरिमेंट करती है। बिल्कुल ठीक है, कर ले। और करने के बाद अगर ये असेसमेंट में आता है कि रेवेन्यू जो है ऊपर चला गया, हाँ, जो रेवेन्यू सरकार को आ रही थी में बढ़ोतरी हो गई, तो वी आर सक्सेसफुल, देन इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द कंट्री एंड इट विल हेल्प नेशन गेट आउट ऑफ दिस ब्लडी कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ टैक्सेशन दैट वी फॉलो, जी हाँ, विच सर्व्स नथिंग, मतलब विच सर्व्स नो पर्पस एट ऑल। क्या आपको लगता है कोई पर्पस सर्व करता? आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बना के सरकारें क्या करती आई हैं? लोगों को धमकाना, और उसके लिए भी सरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यूज़ करती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। उसके बाद फिर अब जो पकड़े गए उससे फिर बैकडोर फिर चीज़ें भी हो रही हैं, बैकडोर से भी चीज़ें हो रही हैं। तो इनकम टैक्स, अच्छा, इस इनकम टैक्स रेड में हम और आप तो जाते नहीं हैं, मीडिया को साथ में लेके जाया नहीं जाता है। हो सकता है 50 करोड़ पकड़ा गया और इनकम टैक्स वाले लोग 25 करोड़ आपस में बांट के और डिक्लेयर कर दिया कि 25 करोड़ है। इसका कौन जवाबदेही देगा? कहीं तो कहीं ना कहीं हम लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी फिक्स करनी पड़ेगी। जी हाँ, सिर्फ सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबल हैं किसी चीज़ के लिए या ये बहुत मतलब निंदनीय है। जी हाँ, ये घिनौनापन सरकार को अब अपना मुखौटा उतार के फेंकना पड़ेगा। मैंने अभी हाल फिलहाल एक दुकानदार है, उससे मेरी बात हो रही थी, तो जीएसटी वाले लोग परेशान करते हैं। उसने मुझे बताया कि 4 साल पहले इस लड़के ने जीएसटी डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया है। अब किसी कमीशन के थ्रू आया होगा। 4 साल में सगुना मोड़, पटना का सगुना मोड़ आप देख रहे हैं, वहाँ पे 1 कट्ठा जमीन का कीमत क्या होगा? 2 करोड़, 2.5 करोड़, 1 करोड़ ही मान लीजिए। उसने 4 साल में 4 कट्ठा जमीन खरीद के मकान बना लिया। 4 साल की नौकरी में। क्या ये संभव है? किसी भी आम इंसान के लिए? हम और आप पूरा जीवन कमाते हैं, तब कहीं जाके एक फ्लैट हो पाता है।
हम और आप पूरा जीवन कमाते हैं तब जाके एक गाड़ी हो पाती है। और इन लोगों के मजे देखिए, साल में 4 कट्ठे के साल में 4 कट्ठा जमीन लेके मकान बना लेना, पटना, वही पटना की प्राइम लोकेशन पे। प्राइम लोकेशन पे। तो मतलब वही कह रहे हैं कि क्या विडंबना है, किस तरह से हम लोग जी रहे हैं। और आपको घुटन नहीं होती? आप जो दुकानदार हैं पटना के, क्या उनको घुटन नहीं होती होगी? बिल्कुल बिल्कुल होती है। और तो मजबूरी में वो भी क्या करते हैं, जीएसटी के नाम पे आपसे पैसा लेते हैं और जीएसटी भरते नहीं। ये भी हो रहा है। बिल्कुल, हाँ होता है। तो कितना रेवेन्यू लॉस है उसमें। सरकार आखिर चाहती क्या है? सरकार का देखिए, किसी भी सरकार का, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये जो सरकारी पदाधिकारी, ये जो पूरा जो एक तरह से परंपरा सी बन गई है, ये सरकारी दलाल हैं, ये पिट्ठू हैं, सरकार के एजेंट्स हैं। ठीक है, जो लोगों को डराना धमकाना और उसके माध्यम से लोगों के मन में सरकार को 24 घंटा उसका छाप, हाँ, एक सरकार के डर माध्यम बना दिया जाता है। हाँ, और एक डर उससे क्या होता है कि आप भूल ही नहीं पाते, उससे बाहर निकल के आप सोच ही नहीं पाते हैं। आपको लगता है कि बताइए, वो आधी रात में 12 बजे जीएसटी को लागू करना, हाँ, वो मतलब पूरे भारतवर्ष के मुंह पे एक जोरदार तमाचा था। और उसको कह रहे हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हम लोग मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऑटोक्रेसी था एक तरीके ये से। ऑटोक्रेसी, ये बहुत ही घिनौना काम था। और उसका नतीजा हम लोग देख रहे हैं। अब सरकार ने जीएसटी पे छूट दिया। हाँ। अरे 8 साल तो तुमने जीएसटी के नाम पे लूट लिया, और अब कह रहे हो कि हम जीएसटी पे छूट दे के महंगाई कम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाउ हिपोक्रेटिक इट इज, कैन यू इमेजिन? somebody from among us has to raise a voice। आज नहीं तो कल हमको आवाज उठाना पड़ेगा। तो वही मैं कह रहा हूं कि पटना के लोग बाहर आएं, सड़कों पे आएं और सरकार पे ये दबाव बनाएं कि लेट अस मेक दिस एन एक्सपेरिमेंट हब, लेट अस प्ले विद दिस आइडिया। इफ इट इज सक्सेसफुल, इम्प्लीमेंट इट एवरीवेयर, बट इन अ ट्रांसपेरेंट वे। ये नहीं कि सरकार सोचे कि हम सब कुछ गोपनीय तरीके से कहें और करके और कह दे कि नहीं ये फ्लॉप आइडिया है। सब कुछ वो भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दैट इज पॉसिबल। डू इट इन अ ट्रांसपेरेंट वे। बैंकर्स को ये इंस्ट्रक्शन रहे कि कितना टैक्स कलेक्ट हो रहा है। इफ एनीवन वांट्स टू नो, ठीक है, तो दे हैव द विल हैव द रियल टाइम डेटा कि हाँ, आपने जैसा आपने बताया सर कि 100 रुपये की ट्रांजैक्शन पे अगर हमने 1% दिया तो सीधा हमारे पास है कि हाँ इस दिन 1 रुपये का टैक्स कलेक्शन हुआ। मैंने 1 लाख का सामान खरीदा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप 100 रुपये का जो नोट है उसके ऊपर के डिनोमिनेशन के नोट को जी हाँ, इनवैलिड कर दीजिए। ये तो मेरे को भी समझ में नहीं आया कि क्या जरूरत है 500 और 2000 तो ठीक है बंद हो गया, 500 के नोट की जरूरत क्या है? हाँ, जब आप कह रहे हैं कि 83 करोड़ हिंदुस्तानी को आप 5 किलो मुफ्त राशन दे रहे हैं, इतनी गरीबी है यहाँ पे, तो कितने ऐसे लोग होंगे जो 100 रुपये से ज़्यादा खर्च करते होंगे दिन भर में? तो 100 रुपया इज मोर देन सफिशिएंट। 5000 के ऊपर के बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बंद, 100 रुपया तक के डिनोमिनेशन के नोट चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। और 50,000 से ऊपर का कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसको आप आधार से लिंक कीजिए। जी, आधार होता क्या है कि ब्लैक मनी का तो भरमार है, बिल्कुल। और हमारे बिहार में तो हमारे रियल स्टेट में ही हमको लगता है, रियल स्टेट के अलावा और कोई स्टेट तो मुझे दिखता नहीं है, तो रियल स्टेट में ही खरबों रुपया है ब्लैक मनी। कौन सा जमीन सर सर्कल रेट पे बिक रहा है आज के टाइम पे? तो अगर वो 50,000 की कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, कुछ भी खरीदता है, उसको आप आधार से लिंक कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो लोग हैं जिनके पास ब्लैक मनी है वो क्या करेंगे? करते क्या अभी तक क्या करते आए हैं? दिखाते हैं आमदनी 1 लाख और खर्चा करते हैं 20 लाख हाँ, महीने का। तो वो इमीडिएटली बंद हो जाएगा। उसके बाद जितने भी घिनौने काम हो रहे हैं कैश में, हाँ, चाहे वो लव जिहाद का काम हो, आपको लैंड जिहाद का काम हो, या फिर आपको और भी बहुत शराब माफिया भी शराब माफिया, बालू माफिया,
ये सब कैश में डील करते हैं, भ्रष्टाचार कैश में है। बिल्कुल। कोई भी आपसे बैंक में तो पैसा नहीं लेता, नहीं रहता। कोई पदाधिकारी नहीं लेता। तो जैसे ही ये हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, आप देखिएगा कि कुछ दिन तक बहुत खलबली मचेगी। लेकिन लोगों को ये समझना होगा कि कितने लोग हैं जो बालू माफिया हैं, कितने लोग हैं जो शराब माफिया हैं, कितने लोग हैं जो सरकारी तंत्र में नौकरी कर रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कितने लोग होंगे इस देश की। अभी जनसुराज वालों ने आंकड़ा जारी किया था कि बिहार में 23 लाख के आसपास लोग सरकारी नौकरी में हैं। अच्छा। और बिहार की जनसंख्या कितनी है? 13 करोड़। तो बाकी क्या घास छील रहे हैं, कर क्या रहे हैं, सो रहे हैं या बच्चा पैदा कर रहे हैं? इसके अलावा तो और इनके पास कोई काम नहीं। पलायन हो रहा है। पलायन तो हो रहा मजबूरी में, 4-4 बच्चा पैदा कर ले रहे तो खिलाएंगे कहाँ से? जी हाँ। मतलब कोई अपना दिमाग खोलने के लिए तैयार नहीं, ताकने के लिए, देखने के लिए तैयार नहीं। क्या जरूरत है इतना बच्चा का? तुमसे नहीं हो पा रहा है। पहले मेरा यही कहना है कि पहले अपने आने वाले बच्चे के लिए उसका भविष्य सुरक्षित कर ले, तभी बच्चा पैदा करे। बिल्कुल। अन्यथा आपको अधिकार नहीं होना चाहिए बच्चा पैदा करने का। आप उस बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हैं। बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हैं। अब देखिए बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज़ हैं। मेरा एक मित्र है मिथिलेश यादव है, तो उसके 5-6 बच्चे हैं और वो हमसे 3-4 साल बड़ा होगा। वो दादा पोता वाला हो गया, मतलब पोता और वो हो गया पोती वाला, नाती पोता वाला हो गया जिसको कहते हैं। तो हम उसको बोले कि तुम पागल वागल हो गए हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हैव यू गॉन मैड? तो बोला काहे? हम बोले इतना बच्चा तुमको दिख नहीं रहा है कि आवाज, सड़क पे पैर रखने की जगह नहीं है और तुम धड़ाधड़ खुद तो कर ही लिए, बच्चे की भी शादी कम उम्र में कर दिए और वो भी बच्चा पैदा कर रहा है, कहाँ जाएंगे हम लोग? तो बोला कि विशाल, जन ही धन है। लालू जी को नहीं देखते हो, 9 गो उसके पीछे आदमी खड़ा है ना, तो उनके पास तो बहुत पैसे हैं। तो उनके पास तो बहुत पैसा है, या पैसा होने के बावजूद उनके घर में देखिए क्या घमासान मचा हुआ है। हाँ, पारिवारिक रंजिश भी है। पारिवारिक रंजिश भी हो जाता है। तो इस तरह से, और वैसे बच्चों को जिनके माता, मेरा तो यही मानना है, देखिए इसको अदरवाइज ना ले लोग, लेकिन वैसे बच्चे जिनका बचपन मतलब मूलभूत सुविधाओं के अभाव में कटता हो, वैसे बच्चों को अपने माँ बाप को सड़ने के लिए छोड़ ही देना चाहिए बुढ़ापे में, कि उनको समझ में आए कि उन्होंने क्या पाप किया, क्या कुकर्म किया है। बिल्कुल। माँ बाप ठीक है भगवान का रूप है, लेकिन उसके लिए है, सब माँ बाप भगवान का रूप नहीं हो सकता ना जी। ये उसके लिए है जिसने अपने बच्चे का भविष्य संवारा। ठीक है, मानते हैं बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि आदमी जीवन के किसी मोड़ पर लड़खड़ा गया, उसकी वित्तीय स्थिति खराब हो गई, सामाजिक स्थिति खराब हो गई, ठीक है, वैसे में क्षम्य है। लेकिन जानबूझकर मुझे पता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कंगाल हूं और 7 बच्चे पैदा कर रहा हूं, तो वैसे लोगों को तो सड़क पे खड़ा करके गोली मार देना चाहिए। हालांकि दुर्भाग्य से अब ये भी देखिए कि हमारे राष्ट्र में हम दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले देश हैं। कुल जमीन जो दुनिया का है उसका 2% जमीन हमारे पास है और पॉपुलेशन 20% हमारे पास है। बेहद ही कम स्पेस में कन्फाइंड है आज के टाइम पे तो लोग। क्या हालत होगा आने वाले दिनों में, 5 साल में। और अब सबसे बड़ा दुर्भाग्य और ये देखिए कि अभी तक न पार्लियामेंट में, न असेंबली में या कहीं समाज में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में चर्चा तक शुरू नहीं हुई। ये तो है। तो क्या चाहते हैं? 500 करोड़ आबादी हो जाए तो फिर लोग खाएंगे क्या? एक दूसरे को मार के खाएंगे। इसमें मेरा एक सवाल है सर आपसे कि ये जनसंख्या बिल के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है पार्लियामेंट में, तो क्या इसके पीछे कोई एक पॉलिटिकल मोटिव है कि जितनी जनसंख्या हमारा उतना वोटर बेस, या कुछ इस तरीके का कोई मोटिव हो सकता है क्या नेताओं का कि कुछ कहा नहीं जा सकता? नहीं, कहा क्यों नहीं जा सकता? मोहन भागवत अभी भी कह रहा है कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करो। मोहन भागवत का स्टेटमेंट है कम से कम 3 बच्चे पैदा करो। तो खिलाएगा कौन? तुम आओगे खिलाने उसको पढ़ाएगा कौन? ना स्कूल दिए हो, ना शिक्षा दिए हो, ना चिकित्सा दिए हो, कुछ दिए नहीं हो, तो खाली बच्चे पैदा कर दो। संस्कार उसका संस्कार कैसे बनेगा? बिल्कुल। जब वो गरीबी में जिएगा, ठीक है, गरीबी में जिएगा तो हो सकता है मैं भी गरीबी के कारण बहुत लोग भटक जाते हैं अपने जीवन में,
गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो यही करवाना है तो फिर मतलब देयर इज़ नो पॉइंट कि हम लोग ऐसे ही मूक दर्शक बन के बैठे रहें। तो इसीलिए मैं पटना के लोगों से ये आह्वान करता हूँ कि आप प्लीज़ अपने अपने लिए ठीक है, आपका जीवन कट गया होगा, लेकिन आने वाले भविष्य में जो बच्चे होंगे या जो बच्चे अभी हैं, जो छोटे हैं, जिनका पूरा जीवन बचा हुआ है, उसके लिए कुछ करके जाएं। और पटना का नाम इतिहास में दर्ज होगा। हमारा नाम इतिहास में पहले से दर्ज है, हमें उसके लिए चिंता नहीं है। पाटलिपुत्रा महान भूमि रही है। बट द पॉइंट इज कि अभी के लोग क्या कर रहे हैं, कितने निरंकुश हो जाएंगे हम लोग, इतने निरंकुश हो जाएंगे कि ये लोग थूकेंगे हम लोग पे। जी हाँ, आज के टाइम तो सिचुएशन ही है कि जैसे आज से अगर एक दशक पहले की बात की जाए तो भारत में बीमारू प्रदेश का लेवल मिला हुआ था उत्तर प्रदेश को, बिहार को। लेकिन आज अगर हम देखें, जो हमारा सहपाठी था बीमारू प्रदेश, आज के टाइम पे वो बिलियंस की इकॉनमी है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन हम लोग पीछे रह गए। वो तो लीडरशिप का कमाल था। यहाँ पे तो सड़क बना देना ही लीडरशिप माना जाता है कि सड़क बना दिया। और वो भी सड़क कैसे बनी, मैक्सिमम सड़क NH है, नेशनल हाईवेज हैं। हाँ, ठीक है, आप गांव देहात चले जाइए, आप मेरे गांव चलिए या हमारे मोहल्ले में चलिए, सड़कों की स्थिति देखिए, बिल्कुल क्या स्थिति है हमारे सड़कों की। तो आप अंदर मीडिया भी जो नेता के मुंह से निकला बस वही दिखाता है। हाँ, आप जाके अंदर आप इन्वेस्टिगेट तो करिए चीज़ों को, जो ये कह रहा है वो कितना सच है। सड़कें बन गई, हम लोगों ने कस्बे कस्बे तक सड़क पहुंचा दी। सड़क की क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता क्या है, और उद्घाटन के बाद कितने समय चल रही और है। वो जो सड़क बनती है ये भी बताइए साथ में कि साल में कितनी बार तोड़ी जाती है और कितनी बार बनाई जाती है। और क्या हम इतने बेवकूफ़ हैं कि उसको बार बार तोड़ के बनाने के पीछे की मंशा क्या है? ये तो जग जाहिर है, लेकिन फिर वही बात है कि आपने जैसा कहा, हम लोग इतने निरंकुश हो चुके हैं आज के समय पे। तो आप पटना के किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, रामकृष्ण नगर जो 0 माइल के पास एक मोहल्ला है, वहाँ से उठिए और चले जाइए सगुना मोड़ तक। आप मेन रोड मत देखिए। हाँ, मोहल्ले के अंदर मेन रोड पे भी रिपेयर और मेंटेनेंस का काम चलते रहता है, वो अलग दुर्भाग्य है। अभी बोरिंग रोड 1.5 साल से डिस्टर्ब था। क्या भाई, नमामि गंगे का काम चल रहा है, आज नमामि गंगे कर लिए, फिर कल कुछ कहिएगा कि आज इसका काम चल रहा है, उसका काम चल रहा है। आप पाटलिपुत्रा पॉश एरिया है, वो तो सालों से देख रहे हैं। तो आप पाटलिपुत्रा कॉलोनी के अंदर चले जाइए, जरा कॉलोनी के अंदर घुस जाइए और फिर देखिए सड़कों की दुर्गति। बहुत बुरा हाल है, सालों से, बचपन से देखते आ रहे हैं। बचपन से देखते आ रहे हैं हम लोग। तो कौन आखिर उठेगा? किसी न किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी ना। बिल्कुल। आज मैं उठा रहा हूं क्योंकि मेरा दम घुटता है। मुझे लगता है कि मैं एक इंसान हूं, मुझे यहाँ परवरिश मिली है, मैं यहाँ खेला हूँ, कूदा हूँ, पला हूँ, बढ़ा हूँ, यहाँ पढ़ाई की है हमने। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम अपने शहर को बचाएं। जी हाँ। इस तरह से लोग नपुंसक हो जाएंगे और अपनी बीवी के पल्लू के पीछे दुबके रहेंगे और बच्चा को स्कूल सुबह पहुंचाएंगे और बच्चे को स्कूल से लेके आएंगे, सुबह 9 से 6 की नौकरी करेंगे, बॉस की गाली सुनेंगे, EMI पर घर लेंगे, EMI पर गाड़ी लेंगे और उसको भरने में ही उनका पूरा जीवन व्यतीत हो जाए। ऐसे जीवन से अच्छा सुसाइड कर लो यार। कोई एक बिगर मोटिव, एक अल्टीमेट मोटिव ही नहीं है आज के समय। कोई मोटिव ही नहीं है। अपने न्यूआंसेस में ही फंसे हैं लोग यहाँ। तो विचित्र स्थिति हो गई है। उसके बाद आप देखिए कि अगर आप मुझसे पूछते हैं, अभी आगामी चुनाव आने वाले हैं, बहुत जल्द 6 और 11 को पटना में मतदान होने वाला है। आप बताइए कि बीजेपी को सत्ता में लाना है, मान लीजिए पटना वासियों का यही ध्येय है कि बीजेपी को सत्ता में लाना है। आया तो नहीं बीजेपी फुल मेजॉरिटी में कभी बिहार में? जी नहीं, बिहार में तो नहीं आया। तो ठीक है, बिहार की बात छोड़िए, केंद्र में मोदी को। तो जब लोकसभा चुनाव हो तब आप जो विचार करना हो करते रहिए, तब उनके फेस पे आप दीजिए, तब आप उनके फेस पे आप दीजिएगा। लेकिन आप जिसको वोट दे रहे हैं, आप जो स्थानीय आपका नेता, क्या आपने उसका चेहरा 5 वर्षों में कभी देखा है? अपने मोहल्ले में, अपने गली में कभी उसने आपकी सूद लेने की कोशिश की है? ये नितिन नवीन जो है, ये 3 टर्म से ये MLA चुना जा रहा है। कहाँ पर? और यहाँ हमारे पटना बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से 3 टर्म से MLA चुना जा रहा है।
जी। और सड़क मंत्री है अभी, वर्तमान में बिहार का सड़क मंत्री है। और अपने मोहल्ले की, आप जिस मोहल्ले में से आते होंगे, हाँ। किस मोहल्ले से आते हैं आप? पटेल नगर से। पटेल नगर के आंतरिक सड़कों का हालत देख लीजिए। बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। जल जमाव, तो फिर गड्ढे फिर ये इतने। ऐसे लोगों को क्या हम लोगों को वोट देना चाहिए? पटना नीड्स टू लुक फॉर एन अल्टरनेटिव नाउ। अल्टरनेटिव कोई भी हो सकता है, ठीक, किसी भी पार्टी को आप वोट दीजिए, बट डोंट इलेक्ट दिस स्काउंड्रल फॉर द नेक्स्ट टाइम। इनको अगर ना चुना जाए तो क्या विकल्प हमारे पास है? जैसे अगर हमारे पास अभी विकल्प देखिए, क्या है? समय बहुत कम है, तैयारी हम लोग कर नहीं सकते कि हम लोग किसी ऐसे उम्मीदवार पे, उसके लिए मैं इस पॉडकास्ट का में आने का यही ध्येय था कि पहले एक विंडो खोला जाए। जी। विंडो खोला जाए जहाँ पे लोग के साथ संवाद स्थापित हो, लोग समस्या बताएं, हम उनका समस्या को हम अपनी समस्या, अपनी राय उन तक पहुंचाएं, ठीक है, अपनी समस्या उनको बताएं, और तब फिर मिलजुल के एक साझा प्रयास हो कि हमारे पास क्या विकल्प हैं, ठीक है, हम किस तरह के लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं, और फिर वैसे प्रतिनिधि को आपस में मिल बैठ कर तय कर लें। इतना भी तो मुश्किल नहीं है ढूंढना। और आईटी के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एज में ये तो और भी मुश्किल नहीं है, बिकॉज इट हैज मेड इट कैन मेक द गवर्नेंस वेरी स्मूथ। हाउ? आप व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ठीक है, आपके पास यूट्यूब है, सब कुछ है। आप लोगों को, आपकी अपनी परेशानियों को आप रख सकते हैं लोगों के सामने। जी हाँ। लोग सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे, बोलेंगे। आपको लगेगा कि ये व्यक्ति सबसे ज़्यादा तेज तर्रार है, सबसे ज़्यादा जानकार मालूम होता है, ये व्यक्ति में करने की क्षमता है कुछ, ये सचमुच कमिटेड है अपने लोगों के प्रति। तो वैसे लोगों को प्रतिनिधि चुनकर निर्दलीय चीज जिता दीजिए। हाँ। उसको क्या जरूरत है पार्टी पॉलिटिक्स में पढ़ने की? तो सर बेसिकली पार्टियां आज के डेट में हैं क्या? दुकान है। हाँ, एक कॉर्पोरेट आप से बन गई है। नहीं, आप देखिए, सब चीज के गवर्नेंस के लिए लॉ है, ठीक है, जो सड़ा गला लॉ है, लॉ तो है, लेकिन आप विश्वास, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज को जो चंदा मिलता है उसका कोई ऑडिट नहीं होता। माफ है वो आरटीआई के दायरे से बाहर है। जी हाँ। क्यों ऐसा होना चाहिए क्या? आप इनकम टैक्स अगर 1 साल नहीं दीजिए या विलंब कर दीजिए, आपको इनकम टैक्स का नोटिस तुरंत मिल जाएगा। और यहाँ पे इतने करोड़ों, अरबों रुपया। हाँ, ये इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला जो है, वो आने वाले समय में पता चलेगा कि कितना बड़ा व्यापक घोटाला था वो। जी हाँ, कि पता तो चले कि आखिर सरकार को इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है। इन्फ्लुएंस कौन करता है? पीपल हैव द। अब मैं यही कह रहा हूं कि आप अपने अधिकारों के प्रति सजग होइए, जागिए, और कलेक्टिव एक्शन से ही कुछ बदलाव हो सकता है। मेरे एक के भौंकने से कुछ नहीं होने जाने को है। जी हाँ। आप बाहर आइए, सड़कों पे आइए, हमारे साथ जुड़िए, फेसबुक और ट्विटर से जुड़िए, आप व्हाट्सएप पे जुड़िए, वो सारा हमारे वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है, हमारे फेसबुक अकाउंट पे सब कुछ अवेलेबल है। लेट्स ट्राई टू मेक ए चेंज। हम कोशिश तो कर सकते हैं। आप देखिए कि आपके पास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, ठीक है, उसका बजट आपको पता है कितना है? जी नहीं सर। पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट है 2,830 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। 2,830 करोड़। 30 करोड़। चेक इट आउट ऑन द नेट, आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे। और सुविधा क्या है नागरिकों को? सुविधा तो नदारद है। सुविधा है, हेलमेट चेकिंग है, हाँ, सीट बेल्ट चेकिंग है जी, ठीक है। तो सुविधा कैसे नहीं है? आप चले जाइए थाने में शिकायत लिखवाने के लिए, तो हर चीज़ का अलग अलग, मर्डर का एफआईआर का अलग रेट है। अच्छा। हाँ, सबका रेट उन लोगों ने बजावता रेट कार्ड बनाया हुआ है। अगर किसी एफआईआर को वीक करना है तो उसका अलग रेट कार्ड है, उसमें से क्या निकालना है, कौन सा धारा हटाना है, कौन सा धारा जोड़ना है, उस सब का रेट कार्ड बना के रखा हुआ है। इस तरह की गंदगी जिस समाज में हो, उस समाज, और गंदगी पनपती कहाँ से है? लोगों के इनसेंसिटिविटी और इनएक्टिविटी की वजह से।
मतलब ये प्रॉपर एक मंडी बनी हुई है, मंडी बनी हुई बोली है, लग रही है, बाजार है। और ये आपको तब समझ में आता है जब आपको स्वयं झेलना पड़ता है। बिल्कुल। बगल वाला झेल रहा है तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका बच्चा तो स्कूल आराम से जा रहा है, जी हाँ। आपकी बीवी तो लिपस्टिक लगा रही है। आप संतावना दे सकते हैं, बस जब तक आपके घर पे नहीं आए तब। जब तक आपके घर में नहीं, और ये कब आ धमकेगा आपके घर में, कब आपके घर के बगल में कोई हॉस्टल खोल देगा और न्यूसेंस चालू हो जाएगा, कब आपके घर में, घर के बगल में कोई ऐसा काम शुरू हो जाएगा, जब न्यूसेंस चालू हो जाएगा, आपका जीना हराम हो जाएगा, तो आपको समझ में आएगा कि अब हम क्या करें, पुलिस के पास जाएं। तो पुलिस के पास जाएंगे, मतलब ये ज्वलंत उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, मैंने प्रयास करके देख लिया। मैं अपने बगल में, मेरे घर के बगल में एक हॉस्टल है, उसके चलते मेरे घर में जो गंदगी हुई, बीमारी हुई, होना शुरू हुआ, तो मैं जाके यही पटना एसके पुरी थाना में जो एन कॉलेज में है, उसमें जाके मतलब 10 दिन तक मैं दौड़ा और उन लोगों के पीछे पड़ा रहा कि आप FIR लिखिए मेरा, और दे डिड नॉट बज। और एक तो टस से मस नहीं हुआ और नहीं लिखा। फिर अंत में मैंने SP को मेल किया विथ ऑल द एविडेंसेस, और वो मेल आज भी मेरे पास है। तो कुछ एक्शन हुआ उस पर सर? तो SP साहब तो और भी महान हैं, उनका रेट ज़्यादा है, तो उन्होंने एक ठुल्ला भेजा। अच्छा। और ठुल्ला आया और देख के गली चला गया। दैट वाज द एक्शन। दैट वाज एक्शन टू SP's मेल। हाँ, वो SP को मेल जो किया उस पर वो एक्शन हो गया कि ठुल्ला आके देख के चला गया, आप पे एहसान कर दिया, अब आप निश्चिंत होकर सो जाइए उसी सड़े गले घर में जो महक रहा है आपका, उसमें सोइए, मस्त रहिए। तो होगा, ये आपके साथ भी होगा। ये धीरे धीरे फैल रहा है। जिस तरह से पटना में कमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, जी हाँ, आप मोहल्ले में, किसी मोहल्ले में घुस जाइए, आपको सिर्फ बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल और ये जो इसके पूरी वाला जो रास्ता है जिसमें 9 to 9 है, हरीलाल हाँ, है, हाँ, हाँ। वो पूरा रास्ता ही कमर्शियल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सब रेसिडेंशियल एरियाज थे बॉस। अब तो मैंने उसके बाद मैं वहीं नहीं रुका, मैंने पटना के पहले अपने वार्ड मेंबर को मैंने इन्फॉर्म किया कि देखो ऐसी ऐसी बात है, मेरा जीना दुभर हो गया है, मैं इस घर में नहीं रह पा रहा, तुम आके हॉस्टल खाली कराओ। बोला हॉस्टल खाली कराना मेरा काम है। तो बोले किसका काम है ये भी बता दो। किसका काम? थाने का काम है। पर ठीक है, थाने वाले को बोला कि भाई इस तरह से गंदगी फैला रहा है, मेरे बार बार समझाने पे, रिमाइंडर देने पे कोई एक्शन नहीं है, रोज़ उतना ही कचरा आ रहा है। तो उसने कहा कि हमारा काम है, जाके आप अपना वार्ड को बोलिए। अब इन लोगों को बेसिकली पता ही नहीं कि है काम किसका है। काम है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, पटना म्यूनिसिपल एक्ट बना हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके रूल्स फ्रेम नहीं है। क्या बात है सर। तो वो बिजनेस कंडक्ट कैसे करेगा? बस बाबुओं की श्रद्धा और पुलिस की श्रद्धा पे चल रहा है सब कुछ चल रहा है। वार्ड कमेटी का जिक्र है, लेकिन वार्ड कमेटी बना नहीं है कहीं। वार्ड कमेटी अगर बना भी है तो वार्ड सभा का कहीं कोई मेंशन नहीं है उस एक्ट में जी। तो जब वार्ड सभा मेंशन नहीं है, म्यूनिसिपल, ये लोकल बॉडीज को क्यों बनाया जाता है? सो दैट कि पीपल कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस, लोग जुड़ सके अपने जीवन के डे टू डे समस्याओं को लेकर सरकार से जुड़ सके और वो उन समस्याओं का निदान पा सके। तो वो तो है नहीं हमारे यहाँ। ये पटना शहर की बात बता रहे हैं। अभी सुषमा साहू जो यहाँ की मेयर है, हाँ। उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उसके बेटे पे गुंडागर्दी का आरोप लगा। तो ऐसे मतलब हम लोग ऐसे वार्ड मेंबर्स को चुन के भेज भी देते हैं और सोचते हैं कि अब तो हम लोग का राम राजा आ जाएगा। तो झेलिए, भुगतिए। मेरा प्रयास सिर्फ इतना ही है, मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि बहुत हो गया, आपको नहीं कुछ करना है तो औरतों के हाथ में कुंजी दे दीजिए। आई थिंक दे आर बेटर एडमिनिस्ट्रेटर देन एनीबडी एल्स। आप हिजड़ा हो चुके हैं, नपुंसक हो चुके हैं, तो अपनी पत्नियों को बाहर आने दीजिए, घर से बाहर। लेट देम टेक एक्शन, कुछ करने दीजिए। हाँ, जो आपसे नहीं हुआ, आप जो घर में 9 से 5 की नौकरी करके बॉस की गाली सुन के आके घर में बीमार होके पड़ जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में, ठीक है, मतलब कल सुबह नहीं ऑफिस नहीं जाएंगे तो फिर गाली पड़ेगी,
लेट हो जाएगा तो गाली पड़ेगी, 5 मिनट लेट हो जाएगा तो सैलरी कट जाएगी। अब तो बायोमेट्रिक लगा दिया सब जगह, 5 मिनट लेट हो जाएगा सैलरी कट जाएगी। अगर नौकरी चली गई तो ईएमआई कहाँ से देंगे? तो ये सब जो बेचैनी आप खुद के कुकर्मों से जो आपने अपने लिए पैदा कर ली है, तो इससे बाहर निकलने के लिए कुछ उपाय हैं जिसके लिए आपको प्रयास करना होगा स्वयं। अगर आप नहीं निकल के बाहर आते हैं देन कोई नहीं मदद करने वाला कोई है। मदद करने वाला नहीं है। बिल्कुल। हम तो लड़ रहे हैं और हम कंटिन्यूसली लड़ते रहेंगे जब तक हम सांस चल रही है। हम अपने लिए अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। आगे बाकी आगे आपकी मर्जी। सर आपने बताया कि अब हमारे प्रतिनिधि ही जो हम लोग चुनकर भेज रहे हैं वो ही भ्रष्ट हैं, तो फिर राम राज्य कैसे आएगा? ये तो बिल्कुल सही बात है। तो आप आज की युवा, जो अभी चुनाव होने वाला है बिहार में, जल्दी ही चुनाव होने वाला है, मैं भी वोट करूंगा, सभी लोग वोट करेंगे, तो जो युवा हैं, जो सभी लोग हैं, उनको क्या कुछ गुण देखने चाहिए? कैसे वो स्पॉट करें कि भाई इसको वोट नहीं देना है, किसको वोट देना है वो चलिए हम छोड़ देते हैं उनके ऊपर, बट किसको नहीं वोट देना है वो कैसे समझाए कामत? बड़ा सिंपल सा उसका फंडा है। मैंने जन स्वराज का जो अभियान शुरू हुआ था तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था उसके बारे में। बिहारियों को मैंने आगाह किया था कि देखिए, आप किसी के चेहरे पे मत जाइए, प्रशांत किशोर के चेहरे पे मत जाइए या किसी के चेहरे पे मत जाइए। आप देखिए कि आपको जो उम्मीदवार मिल रहा है वो आदमी कैसा है, बिल्कुल, और उसके लिए वो पढ़ा लिखा है कि नहीं है, नंबर 1। उसके पास संपत्ति कितनी है, अकूप संपत्ति है तो या तो वो मौज मस्ती करेगा, अगर वो कंगाल है तो हो सकता है आपकी सेवा करे, उसमें सेवा का भाव हो तो कुछ करे आपके लिए। उसके बाद मैंने कहा था कि उसके घर में आपसी झंझट नहीं होना चाहिए भाइयों के बीच में, क्योंकि वो उसका चरित्र दिखाता है। जी हाँ। उसके अलावा वो शिक्षित हो, एक्टिव हो, मतलब लोगों से मिलने जुलने का भाव रखता हो, लोगों के दुख दर्द में मतलब अपनी जुड़ा हो, अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कराता हो। उस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल नहीं है। गांव में इस तरह के या शहरों में भी इस तरह के लोग आपको एक्टिवली दिख जाएंगे। जी। वो दागी ना हो। अब पटना का नितिन नवीन जो है 5 उस पर केस है, नॉन बेलेबल। अब नॉन बेलेबल है कि बेलेबल है वो देखना पड़ेगा, बट उस पर 5 केस है। मैं देख रहा था जी। वो उस पर वोटर नेट पे, और वो +2 पास है। वो क्या लॉ के बारे में जानेगा या क्या किस तरह से जिस इनकम टैक्स लॉ की में परिवर्तन की बात हम कर रहे हैं उस पर जाकर असेंबली में क्या बहस करेगा वो? जी हाँ। तो ऐसे निकम्मों को अगर हम चुन लेते हैं, सड़क मंत्री बना हुआ, सड़कों की हालत देख ही रहे हैं, चुन लेते हैं, तो फिर दुर्भाग्य है हमारा। दुर्भाग्य हमारा है। हाँ, तो आपको ध्यान ये देना है कि वो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, सज्जन हो, संस्कारी हो और एक्टिवली लोगों के प्रॉब्लम्स में वो खड़ा हो जाता हो। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप अपनी आंखें खुले रखेंगे, आप ईएमआई के झंझट से बाहर रहेंगे, अपनी पत्नी के गहने गढ़वाने से बाहर निकलेंगे, ठीक है, तो आपको वो ऐसे लोग दिख जाएंगे। तो सर मुझे आप और सभी दर्शकों को आप ये भी बताइए कि आप जो मुहिम चला रहे हैं, आपने बहुत ही अच्छी बातें कही कि हमें खड़ा होना होगा, हमें बाहर निकल कर आना होगा। तो जो लोग चाह रहे हैं वो बड़े ही, अभी हो सकता है कि कोई हमारा ये पॉडकास्ट देख रहा होगा, कोई शायद अभी कॉलेज में हो, कोई और बिल्कुल अभी ईएमआई भरने के लिए वो लगा हो, उस रैट रेस में लगा हो, वो देख रहा हो, तो वो आपसे जुड़े कैसे? वो चाहता, उसके अंदर वो चाहत है कि वो भी कुछ करे, लेकिन आपसे जुड़े कैसे? वो कैसे सब इकट्ठा कैसे आए? हमारे फेसबुक अकाउंट के थ्रू हो, या आप कायरो में, इजिप्ट में सरकार का तख्ता पलट दिया था एक लड़की ने फेसबुक पर कैंपेन चला के। जी। बहुत फेमस घटना है। तो आप व्हाट्सएप अकाउंट मेरा है फेसबुक पे, हमारा फेसबुक अकाउंट है कॉमन मैन अपराइजिंग के नाम से, उससे जुड़िए एंड देन विल सी, उस पर कमेंट्स आएगा तो फिर विल रिस्पॉन्ड टू दैट, विल फॉर्म अ ग्रुप। जी, व्हाट्सएप ग्रुप एक बनाए हम लोग, हाँ, जहाँ पे सभी लोग जुड़ेंगे। हमारा नंबर हमारे प्रोफाइल में है। आपके सभी फेसबुक पेजेस एंड लिंक्स एंड नंबर्स हम लोग मेंशन कर देंगे हमारे डिस्क्रिप्शन में, ताकि जितने भी युवा हैं, खासकर मुझे लगता है युवाओं से मुझे पर्सनली बहुत
उम्मीद है कि जो नए युवा हैं उनको बिहार में, पटना में बदलाव तो लाना चाहते हैं, क्योंकि जो बचपन मैंने देखा है, मैं नहीं चाहता कि मेरे आने वाली जो पीढ़ी है वो बचपन देखे, आप भी यही चाह रहे हैं। तो सभी युवाओं को जोड़ने के लिए और बचपन ही आने वाली पीढ़ी ही क्यों, हम भी मरे तो संतोष लेके मरे कि भाई हमने अपनी व्यवस्था सुधार ली है। हाँ, ये खुद पे एक संतोष रहे कि भाई हमने कुछ किया, हमारा खून पानी नहीं है, कम से कम उससे कुछ तो उबाल है। जी हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत अच्छी बातें कहीं, और मुझे लगता है कि ये बातें शायद आज के समय पे बिहार में कोई नहीं कर रहा है, और जो हमारे दर्शक हैं वो भी, मुझे लगता है कि वो भी बेहद ख़ास हैं, तभी वो हमारी बात सुन रहे हैं, ये बातें सुन रहे हैं, क्योंकि जो वो भी बदलाव चाह रहे हैं। और उस बदलाव से जुड़ने के लिए जो भी सर ने बताया है, उनके पेज से जुड़िए, हम सभी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। और अपने घरों से निकलिए, सर ने जैसा बताया कि वो ईएमआई का जो ये मकड़ जाल है उससे बाहर निकलिए। आप बिहारी हैं, आप पटना वासी हैं, हमारा एक इतिहास रहा है, सिर्फ उस इतिहास के भरोसे नहीं, वर्तमान को बदलिए, भविष्य को बदलिए। धन्यवाद, धन्यवाद सर पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू।